नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मित्रों, इसके पहले हम लोगों ने असहयोग आंदोलन को पढ़ लिया, ठीक है ना। और आज जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की तीसरी उत्ताल तरंग 1930 से 32 में आई, जब एक तरफ विश्व के महान आर्थिक संकट ने, दूसरी तरफ सोवियत संघ की समाजवादी सफलताओं और चीन की क्रांति के प्रभाव ने दुनिया के विभिन्न देशों में क्रांति की परिस्थिति पैदा कर दी थी। भारत भी इससे अप्रभावित नहीं रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों के आधार पर इस कथन का परीक्षण करते हुए परिणामों की विवेचना करें। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा है तो इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, कई खंडों में है। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की तीसरी उत्ताल तरंग 1930 से 32 में आई, जब एक तरफ विश्व के महान आर्थिक संकट ने और दूसरी तरफ सोवियत संघ की समाजवादी सफलता और चीन की क्रांति के प्रभाव ने दुनिया के विभिन्न देशों में क्रांति की परिस्थिति पैदा कर दी। भारत भी इससे अप्रभावित न रहा, ठीक है। जैसे कैसे नहीं रहा? इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों के आधार पर इस कथन का परीक्षण करते हुए परिणामों की विवेचना कीजिए। मतलब ये हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, क्या इसमें सोवियत संघ की सफलता, चीन की क्रांति, ये सब चीज़ का कुछ अंश, इससे कुछ प्रभाव मिलता है, उससे कुछ सीख लेते हुए हुआ। तो चलिए उत्तर का अवलोकन करते हैं। 1930 ईस्वी के दशक में विश्व महान आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, ठीक है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अनाज का उत्पादन कम हो गया, जिससे कृषकों की दशा दयनीय हो गई। मूल्य में वृद्धि हो गई, भारत का निर्यात कम हो गया, ठीक है। और लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया। विदेशी वस्तुओं का अधिक मात्रा में बाजार में आने से भारतीय कारखानों में जो है उत्पादन कम हो गया। अनेक कारखाने बंद हो गए और पूंजीपतियों की वित्तीय अवस्था संकटग्रस्त हो गई। आर्थिक संकट से भारतीय जनता और ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग और भारत के राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग के बीच, भारतीय पूंजीपतियों और मजदूर वर्ग के बीच जो है, तो उत्तर का अवलोकन करते हैं, ठीक है ना। उत्तर में देखिए कि 1930 के दशक में विश्व महान आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा, ठीक ना। अनाज का उत्पादन कम हो गया, जिससे कृषकों की दशा दयनीय हो गई, ठीक है। तो मूल्यों में वृद्धि हो गई, भारत का निर्यात कम हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन का निकास बंद नहीं किया। विदेशी वस्तुओं का अधिक मात्रा में बाजार में आने से भारतीय कारखानों में उत्पादन कम हो गया। अनेक कारखाने बंद हो गए, पूंजीपतियों की वित्तीय अवस्था संकटग्रस्त हो गई। आर्थिक संकट से भारतीय जनता और ब्रिटिश के बीच, ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग और भारतीय राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग के बीच, भारतीय पूंजीपतियों और मजदूर वर्ग के बीच, बड़े मतलब राष्ट्रीय पूंजीपतियों और राष्ट्रीय मतलब जो है बुर्जुआ के बीच जो है क्या हुआ, तथा किसानों और जमींदारों के बीच विरोध बढ़ गए। किंतु इन सब में निर्णायक विरोध था। सारी भारतीय जनता और ब्रिटिश मतलब साम्राज्यों के मध्य मतलब गांधी ने इस विरोध को संगठित रूप देकर इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में मोड़ दिया। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में रूसी और चीनी परिवर्तनों ने साम्राज्यवाद या साम्यवाद और समाजवादी विचारों को संगठित आधार दिया, जिसका प्रभाव भारत और शेष विश्व पर भी पड़ रहा था। साम्यवादी प्रभावों का परिणाम मेरठ षड्यंत्र मतलब जो षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस थे, ठीक है। इन्होंने सरकार विरोधी जो है क्या विचारधाराओं को और उग्र बना दिया। किसानों, मजदूरों और आतंकवादियों के बीच समान दृष्टिकोण बनते जा रहे थे। इससे जो है हिंसा और भय का वातावरण व्याप्त हो गया। गांधी जी जैसे अहिंसक विचारक ने इस विचारधारा को मोड़कर शांतिमय उपयोग द्वारा सरकार से संघर्ष करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का रास्ता अपनाया, जिसमें मजदूर, किसान आदि सभी भागीदार बन सके। इसके अतिरिक्त सरकार राष्ट्रीयता और देश प्रेम की बढ़ती भावना से ग्रसित होकर इसके दमन के लिए नया नया प्रयास करती थी। इसी संदर्भ में सरकार ने जनवरी 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल या काला कानून पेश किया, जिसे विधानमंडल पहले ही अस्वीकृत कर चुका था। इससे भी जनता में असंतोष व्याप्त हो गया, ठीक है। और इन्हीं परिस्थितियों में गांधी जी ने इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी, जिनके मतलब अस्वीकृत किए जाने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। और इसी क्रम में दांडी मार्च का आयोजन किया गया और देश भर में इसके समर्थन में मार्च आयोजित किए। अंततः इसके परिणाम स्वरूप गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1921 में हुआ। गांधी इरविन पैक्ट जो है 5 मार्च 1931 के हुआ। इस चीज़ को नोट कर लीजिए।
ये पीटी के फैक्ट्स के लिए। और इस समझौते के अनुसार क्या क्या समझौता हुआ, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे। तो पहला पॉइंट था कि सरकार सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देगी। दूसरा क्या था कि आंदोलनरत व्यक्तियों की संपत्ति को वापस कर दिया जाएगा। तीसरा, सरकार दमन बंद कर आंदोलन के दौरान जारी किए गए सभी अध्यादेशों और उनसे संबंधित मुकदमे वापस ले लेगी। चौथा पॉइंट था भारतीयों को नमक बनाने की छूट दी जाएगी। और पांचवा पॉइंट था जिन लोगों ने आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया था उन्हें सरकार पुनः वापस लेने का विचार करेगी। ठीक है। इसके अलावा इन आश्वासनों के बदले गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर लेंगे, दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने, पुलिस अत्याचारों की जांच नहीं करवाने, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार नहीं करने और बहिष्कार की नीति को त्यागने पर सहमत हो गए। गांधी इरविन समझौते पर भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं हुई। कांग्रेस की स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है 26 जनवरी का वायदा दोनों की समझौते की बातचीत के दौरान उपेक्षा की गई। इससे नेहरू और जो है दूसरे वामपंथी नेता जो है क्या हो गए, बहुत दुखी हो गए। ठीक है ना। सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को कारावास में नहीं बदला। इस समझौते में न ही पूर्ण स्वाधीनता या डोमिनियन स्टेट की चर्चा की गई और न ही लगान कम किया गया, न टैक्स न नमक पर सरकार को इजारेदारी हटाई गई। सिर्फ बुर्जुआ वर्ग को नाम मात्र के लिए जो है कुछ सुविधाएं दी गई। इसी आधार पर सारा जन आंदोलन उस वक्त बंद कर दिया गया और जब वह चरम सीमा पर पहुंच रहा था और क्रांतिकारी रूप ले रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार फिर बुर्जुआ वर्ग के स्वार्थ के लिए सारे देश के स्वार्थ की बलि दे दी गई। इसके बावजूद इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा ही कि सरकार को समझौता करने को बाध्य होना पड़ा और यह एक बड़ी विजय थी और आम जनता ने उसे इसी रूप में लिया। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और उत्तर का अवलोकन दोबारा करते हैं। ठीक है। कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए और कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले ग्रीन लिया। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की तीसरी उत्ताल तरंग 1930 से 32 में आई, जब एक तरफ से विश्व के महान आर्थिक संकट ने और दूसरी तरफ सोवियत संघ की समाजवादी सफलता और चीन की क्रांति के प्रभाव ने दुनिया के विभिन्न देशों में क्रांति की परिस्थिति पैदा कर दी थी। भारत भी इससे प्रभावित नहीं रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों के आधार पर इस कथन का परीक्षण करते हुए परिणामों की विवेचना कीजिए। ठीक है ना। तो 1930 के दशक में विश्व महान आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अनाज का उत्पादन कम हो गया, जिससे कृषकों की दशा दयनीय हो गई। मूल्य में वृद्धि हो गई। भारत का निर्यात कम हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया। विदेशी वस्तुओं का अधिक मात्रा में बाजार में आने से भारतीय कारखानों में उत्पादन कम हो गया। अनेक कारखाने बंद हो गए। पूंजीपतियों की वित्तीय अवस्था संकटग्रस्त हो गई। आर्थिक संकट से भारतीय जनता और ब्रिटिश के बीच, ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग और भारतीय राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग के बीच, भारतीय पूंजीपतियों और मजदूर वर्ग के बीच, बड़े राष्ट्रीय पूंजीपतियों और राष्ट्रीय पूंजीपति के बीच और बुर्जुआ वर्ग के बीच जो है क्या हुआ, तथा किसानों और जमींदारों के बीच विरोध बढ़ गए। किंतु इन सब में निर्णायक विरोध था। सारी भारतीय जनता और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के मध्य गांधी ने इन विरोधियों को जो है संगठित रूप देकर इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में मोड़ दिया। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में रूसी और चीनी परिवर्तन ने साम्यवाद और समाजवादी विचारों को संगठित आधार दिया, जिसका प्रभाव भारत और विश्व पर भी पड़ा। साम्यवादी प्रभावों का परिणाम मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस थे। इन्होंने सरकार विरोधी विचारधाराओं को और अधिक उग्र बना दिया। किसानों, मजदूरों और आतंकवादियों के बीच समान दृष्टिकोण बनते जा रहे थे। इससे हिंसा और भय का वातावरण व्याप्त हो गया। गांधी जैसे अहिंसक विचारक ने इस विचारधारा को मोड़कर शांतिमय उपयोग द्वारा सरकार से संघर्ष करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का रास्ता अपनाया, जिसमें मजदूर, किसान आदि भी सभी भागीदार बन सके। इसके अतिरिक्त सरकार राष्ट्रीयता और देश प्रेम की बढ़ती भावना से ग्रसित होकर इसके दमन के लिए नए नए प्रयास करती थी। इसी संदर्भ में सरकार ने जनवरी 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल या काला जो है कानून पेश किया। ठीक है ना, जिसे क्या है विधानमंडल में पहले ही अस्वीकृत कर चुका था। इससे भी जनता में असंतोष व्याप्त हुआ। इन्हीं परिस्थितियों में गांधी जी ने इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी, जिनके अस्वीकृत किए जाने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया और इसी क्रम में दांडी मार्च का आयोजन किया और देश भर में इसके समर्थन में मार्च आयोजित किए गए। अंततः इसके परिणाम स्वरूप गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ और इस समझौते के अनुसार
पहला, सरकार सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देगी। दूसरा, आंदोलनरत व्यक्तियों की संपत्ति को वापस कर दिया जाएगा। तीसरा, सरकार दमन बंद करके आंदोलन के दौरान जारी किए गए सभी अध्यादेशों और उनसे संबंधित मुकदमों को वापस ले लेगी। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, भारतीयों को नमक बनाने की छूट दी जाएगी। और पांचवा है, जिन लोगों ने आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दिए थे उन्हें सरकार पुनः वापस लेने का विचार करेगी। और इन आश्वासनों के बदले गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर लेने, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, पुलिस अत्याचारों की जांच नहीं करवाने, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार नहीं करने और बहिष्कार की नीति को त्यागने के पर सहमत हो गए। तो गांधी इरविन समझौते पर भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं हुई। कांग्रेस की स्वतंत्रता का प्रस्ताव और 26 जनवरी का वायदा दोनों की समझौते की बातचीत के दौरान उपेक्षा की गई। इससे नेहरू और दूसरे जो है वामपंथी नेता जो है बहुत दुखी हो गए। ठीक है ना। और सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और जो है सुखदेव की फांसी को कारावास में नहीं बदला। इस समझौते में न ही पूर्ण स्वाधीनता या डोमिनियन स्टेट की चर्चा की गई और न ही लगान कम किया गया, न टैक्स, नमक पर सरकार की कोई इजारेदारी हटाई गई। सिर्फ बुर्जुआ वर्ग को नाम मात्र की गई कुछ सुविधाएं दी गई। इसी आधार पर सारा जन आंदोलन उस वक्त बंद कर दिया गया और जो उस समय चरम पर सीमा पर पहुंच रहा था और क्रांतिकारी रूप ले रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार फिर बुर्जुआ वर्ग के स्वार्थ के लिए सारे देश के स्वार्थ को बल दे दी गई। इसके बावजूद इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, सरकार को समझौता करने को बाध्य होना पड़ा और यह एक बड़ी विजय थी और आम जनता ने उसी रूप में इसको लिया। तो आज इतना ही। अब अगली बार एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे कल। धन्यवाद।